आज की फिल्म की शुरुआत होती है एक प्लेन से, जो प्लेन सीक्रेट मिशन से वापस लौट रहा था और दो पायलट उसको उड़ा रहे थे। और फिर अचानक से एक पायलट उठता है और पीछे वाले हिस्से में जाता है और पीछे जाते ही अचानक वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और इसी हाथापाई के दौरान एक गोली जाके पायलट को भी लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेन बेकाबू हो जाता है। प्लेन जाके सीधा पहाड़ों से टकराता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है और फिर सभी लोग बर्फ के मलबे के नीचे दब जाते हैं। इसके बाद कहानी को प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है। सालों बाद हमें सेम उसी जगह पे यूएसए का बना एक सर्च सिस्टम दिखाया जाता है, जहाँ का टेम्परेचर -55 सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। यहाँ पे बहुत से साइंटिस्ट रिसर्च के लिए आए थे, लेकिन अब तूफान का सामना इन्हें करना पड़ना था। यहाँ के स्टाफ को खबर दी जाती है कि 3 दिन के अंदर अंदर इनको ये बेस खाली करना होगा और इसके बाद इनको घर जाना होगा। और इसी खुशी में सारा स्टाफ पार्टी की तैयारी कर रहा था। और फिर यहाँ पे हमें एक यूएस मार्शल कैरी दिखाई जाती है। इसके बाद डॉक्टर जॉन फ्यूरी कैरी को अपने पास बुलवाते हैं। डॉक्टर फ्यूरी कैरी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तूफान आने वाला है और हमें ये बेस जल्दी ही खाली करना होगा। इसके बाद कैरी को सीनियर ऑफिसर का बुलावा आ जाता है। वहाँ जाने पे कैरी को पता चलता है कि बर्फ के नीचे एक लाश देखी गई है। सीनियर ऑफिसर रसल कैरी को कहता है कि तूफान आने से पहले तुम्हें जाके इस लाश का पता लगाना होगा। कैरी डॉक्टर फ्यूरी और पायलट डेल्फी के साथ उस लाश का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। बर्फीले पहाड़ों से होते हुए ये उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो डेड बॉडी मौजूद थी। वो तीनों हैरान थे कि इस सुनसाने में ये डेड बॉडी आ कैसे सकती है। वहाँ पे बॉडी उल्टी पड़ी थी और बर्फ से वो पूरी तरह से चिपक चुकी थी। जब वो डेड बॉडी को सीधा करते हैं तो वो देख के हैरान रह जाते हैं कि डेड बॉडी का पूरा मुंह ही फटा हुआ था। डेड बॉडी के गले में जो आईडी कार्ड था उससे इन्हें मालूम होता है कि ये उनके दूसरे बेस का ही बंदा है। फिर ये तीनों उस डेड बॉडी को लेके अपने बेस वापस आ जाते हैं। डेड बॉडी को चेक करने पे पता चलता है कि उसके पाँव पे स्टिचेस लगे हुए हैं। डॉक्टर थ्यूरी बताता है कि ये स्टिचेस अभी तक ताज़ा हैं, लेकिन मौत की असली वजह अभी भी किसी को मालूम नहीं थी। इसके बाद कैरी को कुछ समझ नहीं आती और वो सीनियर ऑफिसर को बताती है कि ये एक कत्ल है। इस सब के बाद कैरी डेड बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है और दूसरे बेस से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे बेस से राब्ता नहीं हो पाता। पायलट टॉम कैरी के पास आता है और बताता है कि बेस के बाहर तूफान और भी भयानक हो चुका है और वो सीधा बेस की तरफ ही बढ़ रहा है। हमें जल्द से जल्द बेस खाली करना होगा। कैरी अब उस डेड बॉडी का पता लगाने के लिए दूसरे बेस जाने के लिए प्लेन मांगती है, लेकिन कैरी को ये कह दिया जाता है कि कोई भी प्लेन खाली नहीं है। लेकिन कैरी हार मानने वाली नहीं थी। वो डेल्फी को साथ लेती है और अपनी गन लेके दूसरे बेस जाने के लिए निकल जाती है। उस बेस में पहुंचने के बाद उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता और वहाँ का टेम्परेचर अब -65 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। डेल्फी वापस जाने की जिद करता है, लेकिन कैरी एक आखिरी बिल्डिंग चेक करने के लिए जाती है और अपने आप को रस्सी के सहारे उस तूफान में बांध के वो वहाँ से निकलती है। बिल्डिंग के कमरे में जाने पे कैरी को एक और डेड बॉडी मिलती है और वहाँ पे उस डेड बॉडी का भी गला कटा हुआ होता है और अभी कैरी उसे चेक ही कर रही थी कि पीछे से एक हमलावर आके उस पे हमला कर देता है। कैरी बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा के उस बिल्डिंग में से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर का मंजर और ही भयानक होता है क्योंकि बाहर अब तूफान और तेज हो चुका था और वो कातिल अब कैरी तक पहुंच चुका था और उस पे अटैक कर देता है। इसी छीना झपटी के दौरान कैरी का पिस्टल भी बर्फ के अंदर गिर जाता है और अब कैरी के पास अपने आप को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं होता। इस वजह से वो भाग के अपनी बिल्डिंग में वापस चली जाती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और फिर वो बहुत ही मुश्किल से दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाती है और वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। और फिर जब कैरी को होश आता है तो उस वक्त वो डेल्फी के साथ होती है और डेल्फी ने उसके हाथ पे पट्टी भी कर दी थी क्योंकि उसके हाथ पे बहुत ही शदीद चोट लग गई थी। इस सब के बाद भी कैरी अपने आप को संभाल लेती है और अपना पिस्टल लेके फिर से उसी कातिल की तलाश के लिए निकल पड़ती है। अगली बिल्डिंग में जाने पे उसे एक आदमी नजर आता है और उस पे वो अपना पिस्टल तान लेती है। उसका नाम रॉबिट होता है और वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और बताता है कि वो एक CIA एजेंट है और अमेरिका वालों ने उसे इसी कत्ल की जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पे भेजा है। ये सब सुन के वो अपनी गन नीचे कर लेती है। रॉबिट उसे बताता है कि हमें मिलकर एक और बेस पे जाना होगा क्योंकि हमें वहाँ से भी कोई रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा। कैरी और डेल्फी को रॉबिट की बातों पे यकीन आ जाता है। फिर वो दोनों उसके साथ तीसरे बेस पे जाने के लिए निकल जाते हैं और फिर जब ये तीनों तीसरे बेस पे पहुँच जाते हैं तो तीसरा बेस भी पूरी तरह से सुनसान होता है। वहाँ जाके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पे इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस सब के बाद रॉबिट को वहाँ पे एक अजीब सा मैप
मिलता है और ये उस मैप को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ का रास्ता पूरी तरह से सफेद बर्फ से ढका हुआ था। इसके बाद कैरी वहाँ पे गाड़ी को रुकवा देती है। जब वो तीनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो उन्हें बर्फ के अलावा वहाँ पे और कुछ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन कैरी को यकीन था कि यहाँ पे उन्हें कुछ न कुछ क्लू तो जरूर मिलेगा। कैरी जब वहाँ की बर्फ को ओर से देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे किसी ने कुछ किया हो। इसके बाद जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसका पाँव नीचे धंस जाता है और कैरी उस बर्फ के नीचे बनी हुई एक गहरी सुरंग में जा गिरती है। रॉबर्ट और डेल्फी ये देख के घबरा जाते हैं। उस सुरंग में गिरने के बाद कैरी बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालती है और जब सामने देखती है तो वहाँ पे ताज़ा खून लगा होता है। कैरी को महसूस होता है कि इस सुरंग में कोई न कोई बड़ा राज जरूर दफन है। इसके बाद रॉबर्ट और डेल्फी भी रस्सी के सहारे सुरंग के अंदर आ जाते हैं और फिर आगे जाने पे वो जैसे ही सुरंग का दरवाजा खोलते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो कोई सुरंग नहीं थी बल्कि मूवी के स्टार्ट वाला प्लेन था जो कि कई सालों पहले क्रैश हो गया था। और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पे वहाँ पे उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसे गोली मारी गई थी। इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वहाँ पे उन्हें लाशों का ढेर मिल जाता है। पायलट की डेड बॉडी देखने के बाद कैरी समझ जाती है कि इस प्लेन के अंदर सभी ने एक दूसरे को खुद ही मारा है, लेकिन ये सब क्यों हुआ था। और फिर प्लेन में उन्हें ताज़ा खून मिलता है जिससे कैरी समझ जाती है कि ये उसी लाश का ताज़ा खून है जो कि उन्हें पहले मिली थी। इसका मतलब था वो जिस इंसान की डेड बॉडी थी दूसरे बेस का, वो इंसान इस प्लेन में पहले आ चुका था। और फिर वहाँ पे रॉबर्ट को एक बॉक्स मिलता है जो कि खाली था, यानी उस बॉक्स में से किसी ने कुछ निकाला था। और तभी इनकी बातों के दौरान एक भयानक आवाज अंदर आती है। जिस रास्ते से ये लोग आए थे वो रास्ता अब बर्फ से बंद होने लग जाता है क्योंकि बाहर का हाल खराब होता जा रहा था, जिसकी वजह से बर्फ अंदर को आने लग जाती है और सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब वो तीनों वहाँ पे ब्लॉक हो चुके थे और पूरी तरह से टूट चुके थे और अब उनके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। रॉबर्ट हार नहीं मानता और तभी रॉबर्ट को वहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट नजर आ जाता है। रॉबर्ट कहता है कि हमें यहाँ पे ब्लास्ट करना होगा और हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर उनकी जान जाने का भी खतरा बहुत ज्यादा था। लेकिन रॉबर्ट के पास वहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो बैटरी का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है उनका रास्ता खुल जाता है और वो तीनों मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी अपने बेस पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ऑफिसर कैरी को बोलता है कि तुम्हें पहले अपने हाथ का डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। और जब कैरी डॉक्टर फ्यूरी के पास जाती है तो डॉक्टर फ्यूरी कैरी के हाथ की पट्टी को खोलता है और जब पट्टी खुलती है तो उसे पता चलता है कि कैरी की दोनों उंगलियां बुरी तरह से गल चुकी हैं। और फिर डॉक्टर कैरी को बताता है कि तुम्हारे हाथ की ये दोनों उंगलियां काटनी पड़ेंगी, अगर ऐसा ना किया तो इन्फेक्शन तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल सकता है। और फिर कैरी को मजबूरन ऑपरेशन थिएटर में जाके अपनी दोनों उंगलियां कटवानी पड़ती हैं। और अब बेस पे अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि कुछ ही टाइम में तूफान उनके बेस की तरफ आने ही वाला था, जिस वजह से बेस को खाली किया जा रहा था। लेकिन कैरी इस बात को लेके परेशान थी कि अभी तक वो उस कातिल को ढूंढ नहीं पाई। इसके बाद कैरी को खबर आती है कि उस बेस का एक साइंटिस्ट अभी तक जिंदा है। कैरी की जान में जान आती है और वो भाग के उस साइंटिस्ट के पास चली जाती है और वो साइंटिस्ट काफी डरा हुआ होता है और वो कैरी के रूम में ही एक चाकू लेके छुपा हुआ होता है। कैरी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुम मुझे सब कुछ बता दो कि उस दिन प्लेन पे क्या हुआ था। कैरी की बातों को सुन के वो अपने बेस की सच्चाई बताने लगता है और बताता है कि उनकी टीम ने प्लेन को ढूंढ लिया था। और जैसे ही टीम वो बॉक्स खोलने लगी, इतने में डॉक्टर फ्यूरी की आवाज आती है और वो साइंटिस्ट डर के मारे डॉक्टर फ्यूरी को देख के वहाँ से भाग जाता है। और वो वहाँ से भाग के उसी बेस के ही एक ऑफिस में अपने आप को लॉक कर लेता है और अब वो बुरी तरह से डर चुका था। साइंटिस्ट कैरी की एक भी नहीं सुनता और तभी उसी कमरे के दूसरे दरवाजे से एक नकाबपोश अंदर आता है, वही जिसने कैरी पे भी अटैक किया था। वो नकाबपोश कातिल साइंटिस्ट पे अटैक कर देता है और उसको खींच के वहाँ से बाहर ले जाता है। कैरी साइंटिस्ट को बचाने के लिए गेट तोड़ के वहाँ से बाहर निकल आती है, लेकिन कैरी साइंटिस्ट को बचा नहीं पाती और वो खूनी कातिल उसको मार देता है। और फिर कैरी आ जाती है और उस कातिल के सर पे जोर से वार करती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर कैरी उसको पकड़ के बेस के अंदर ले जाती है और फिर जब वो उसके मुंह से मास्क हटाते हैं तो वो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं के बेस का एक पायलट था जिसका नाम टॉम था। और फिर कैरी और रॉबर्ट दोनों टॉम से उस प्लेन के बारे में पूछते हैं और स्पेशली उस बॉक्स के बारे में कि उस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या था जिसके पीछे इतने लोगों की जान गई। ये सब कुछ सुनने के बाद टॉम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन कैरी रॉबर्ट से कहती है कि तुम इसकी उंगलियां ही काट दो। इसके बाद वो ये सुन के बोलना शुरू कर देता है और फिर वो बताता है कि उसका असली नाम टॉम नहीं बल्कि यूरी है और जो सामान उस प्लेन के बॉक्स के अंदर से निकाला गया था वो उसी के रूम के अंदर मौजूद है। और फिर वो दोनों टॉम यानी कि यूरी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। इतने में एक ऑफिसर उन दोनों के पास आता है और उन्हें बताता है कि कुछ ही देर में तूफान हमारे तक पहुंचने वाला है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। अब कैरी के पास सिर्फ
सिर्फ 10 मिनट थे, कैरी यूरी के कमरे में चेकिंग के लिए पहुंच जाती है और दूसरी तरफ पूरी टीम यहाँ से चेकआउट करने के लिए तैयार होती है। कैरी यूरी का पूरा कमरा छान लेती है लेकिन उसे उसके कमरे में से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो वापस यूरी के पास जाती है तो देख के हैरान हो जाती है क्योंकि यूरी यहाँ से भाग चुका था। और फिर कैरी को अपना साथी डेल्फी मिलता है जो कि खून से लथपथ जख्मी था और फिर कैरी समझ जाती है कि ये सब भी यूरी का ही काम है। फिर कैरी डॉक्टर फ्यूरी को कॉल करती है। डॉक्टर फ्यूरी जो कि अब प्लेन में बैठ चुके थे, वो अपनी जान को खतरे में डाल के वापिस आते हैं। तभी पूरी टीम का प्लेन उड़ान भरने वाला होता है और वो यूरी को कॉल करके बुलाते हैं कि तुम जल्दी से प्लेन में वापिस आ जाओ, अगर तुम अभी ना आई तो अगले 6 माह तक तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। लेकिन कैरी ऑफिसर को बताती है कि डेल्फी पे हमला हो गया है और इस हालत में मैं उसको अकेला छोड़ के नहीं आ सकती। और फिर कैरी अपनी जान की परवाह किए बगैर इसी बेस पे रुकने का फैसला कर लेती है। इसके बाद प्लेन उड़ जाता है और बेस पे सिर्फ और सिर्फ ये 4 लोग ही बच गए थे। बाहर तूफान शुरू हो जाता है और कैरी और रॉबिट उस कातिल को पकड़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कैरी और रॉबिट अपने आप को रस्सी से बांध के दोनों उस तूफान में आगे बढ़ते हैं। यूरी प्लेन तक पहुंच चुका था। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वो दोनों अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। जब वो दोनों प्लेन के अंदर आके यूरी को देखते हैं तो यूरी तो उस प्लेन के अंदर था ही नहीं। ठंड का फायदा उठाते हुए यूरी उस प्लेन के अंदर से गायब हो जाता है। यूरी वापस से बेस की तरफ भाग जाता है और जाके बेस के सारे दरवाजों को अंदर से लॉक कर लेता है। ठंड बहुत ज्यादा होती जा रही थी और तूफान भी अब और तेज होता जा रहा था और ये दोनों बहुत ही मुश्किल से रस्सी को पकड़ के बेस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यूरी बेस तक पहुंच चुका था और उसने बेस के सारे दरवाजों को अंदर से लॉक कर लिया था। और फिर यूरी खुद बेस से बाहर आ जाता है और कैरी पे अटैक करने की कोशिश करता है। यूरी एक लोहे की रॉड लेके कैरी की ओर बढ़ता है और कैरी को मारने की कोशिश करता है। और फिर जैसे ही यूरी कैरी के ऊपर वार करने वाला होता है, पीछे से रॉबिट आ जाता है और उसको नीचे गिरा देता है। और फिर रॉबिट और यूरी के दरमियान हाथापाई होती है। रॉबिट के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो यूरी की बेल्ट को खोल देता है। रस्सी के साथ बंधी हुई वो सेफ्टी बेल्ट खुलने के बाद यूरी उस तूफान के अंदर उड़ जाता है और उस बर्फीले तूफान में उड़ते ही यूरी मौत के मुंह में चला जाता है। और फिर कैरी और रॉबिट बहुत ही मुश्किल से बेस का दरवाजा तोड़ के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों यूरी से लिया गया वो बैग खोलते हैं जो कि यूरी प्लेन से उठा के लाया था, लेकिन उस बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेली बीन्स होते हैं। इसका मतलब है यूरी के पास कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि यूरी की मदद करने के लिए यूरी का कोई और भी पार्टनर था जो कि अभी भी इसी प्लेन के अंदर मौजूद था। कैरी एक बार फिर से ऑफिसर रसेल को कॉल करती है और उससे सारे बेस की इंफॉर्मेशन लेती है। ऑफिसर रसेल बताता है कि बेस के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम सही से चेक नहीं कर सके और फिर उन पॉइंट्स की चेकिंग करने के लिए कैरी अकेली ही टॉर्च लेके उस जगह पे चली जाती है। और उस रूम में जाने के बाद कैरी को वही लाश मिलती है जो कि उसे मूवी के शुरुआत में बर्फ के ऊपर लाश मिली थी। और फिर कैरी लाश को देखते ही उस लाश के पाँव पे लगे हुए स्टिचेस को देखती है। उसके बाद उसे अपने हाथ के स्टिचेस याद आते हैं। फिर वो उनको गौर से देखने लग जाती है और उस डेड बॉडी को टांके लगाने का तरीका वो ही था जैसा कि डॉक्टर फ्यूरी ने कैरी को हाथ पे लगाया था। और ये सब कुछ जान के कैरी बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि ये काम शायद कहीं ना कहीं डॉक्टर फ्यूरी का ही था। और फिर कैरी को याद आता है कि जब वो एक बेस से दूसरे बेस गई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फ्यूरी को ही बता के गई थी। इस बारे में बेस पे और कोई भी इंसान नहीं जानता था। और कैरी के उस बेस पे पहुंचने से पहले डॉक्टर फ्यूरी ने वहाँ पे एक और कत्ल करवा दिया ताकि कैरी सच्चाई तक ना पहुंच सके। इसके बाद उसी रूम के अंदर कैरी को एक और डेड बॉडी मिलती है जिसके टांके बिल्कुल ताज़ा थे। कैरी को शक होता है कि शायद इस बॉडी के अंदर कुछ छुपा के रखा गया है। वो बॉडी के स्टिचेस खोल देती है और उस बॉडी के अंदर से उसे एक पॉलीथीन बैग मिलता है। और तभी कैरी को अपने पीछे से डॉक्टर फ्यूरी की आवाज आती है कि कैरी इस पॉलीथीन बैग में हीरे हैं। जब कैरी पीछे मुड़ के देखती है तो उसके सामने डॉक्टर फ्यूरी खड़े थे। और फिर डॉक्टर फ्यूरी कैरी को बताता है कि सालों पहले उस प्लेन में लोगों ने एक दूसरे को इन हीरो के लिए मार दिया था और फिर कुछ सालों बाद डॉक्टर फ्यूरी ने हीरो के लालच में आके बाकी लोगों को मरवा डाला। कैरी ये सब सुनने के बाद काफी परेशान हो जाती है और डॉक्टर फ्यूरी से कहती है कि मुझे आपको अभी और इसी वक्त अरेस्ट करना होगा। डॉक्टर फ्यूरी जानते थे कि अब यहाँ से बच निकलने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता बेस के दरवाजे तक बढ़ने लग जाते हैं। वो बेस के गेट को पकड़ के कैरी को आखिरी अलविदा बोलते हैं और कैरी से बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना, मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और बेस का दरवाजा खोलते ही बाहर का बर्फीला तूफान उनको अपनी ओर खींच लेता है और इसी के साथ डॉक्टर फ्यूरी उस तूफान की नजर हो जाते हैं। कैरी बेबस होके उन्हें देखती रहती है और फ्यूरी इस तूफान में अपनी जान दे देता है। और इसी सब के साथ ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।